काफ़ी वीर नारियां उसमें अपना हक भी नहीं मांगती हैं। लद्दाखी थे वो उनकी डेड बॉडी के टुकड़े काट के ले गए। क्यों? JNK में लोग वीरों के नाम पे उनके आंखों में आंसू नहीं आते, कोई उनको याद नहीं दिलाता। और इज्जत कुछ सामान बांटने से नहीं होती है, वो होती है उनकी हेल्प करने से जब ज़रूरत पड़े। जय हिंद, मैं हूं कर्नल रैना और मैं जम्मू वर्चुअल के इस सैनिक स्पीक के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये एपिसोड हमारे पिछले एपिसोड से के कंटिन्यूशन में है। पिछले एपिसोड में हमने वीर नारी के इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम उस प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाएं, क्या रीज़न्स हैं उनको समझें और फिर उनको एक एक करके एड्रेस करने की कोशिश करें। पिछले एपिसोड में हमारा फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर था कि एक वीर नारी जो एक सैनिक से जब उसकी शादी होती है, ब्याह होता है, कैसे देश प्रेम की भावना, कैसे एक सुपीरियरिटी की भावना उसके अंदर आती है जो उसके हस्बैंड में ऑलरेडी होती है एक सैनिक होने के नाते। लेकिन जब वो संकट की घड़ी आती है और उस वीर नारी को अकेले दुनिया का सामना करना पड़ता है तो काफ़ी सारे इश्यूज़ उनके सामने उनको फेस करने पड़ते हैं। वो इश्यूज़ उनकी इमीडिएट फैमिली से लेके, चाहे वो रीमैरिज है, उनका जो पैसा मिलता है उसको हैंडल करने का है, या सोसाइटी जो उनको एक विधवा का टैग लगा के उनको एक अलग नज़रिए से देखती है, उन इशू से लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्मी, हमारी स्टेट का सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, फैमिली, सोसाइटी, उन सब के बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली थी ब्रिगेडियर हरिचंद VSM साहब से। आज उसी एपिसोड के आगे बढ़ते हुए अब आज हम इस पे नज़र डालेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को जो हमने आइडेंटिफाई किया है और साहब का जो एक्सपीरियंस जो मैं पिछले एपिसोड में बयान कर चुका हूँ, स्पेशली जो लास्ट 5 साल तक साहब यहाँ डायरेक्टर थे सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट JNK के, उस एक्सपीरियंस के मद्देनज़र हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम में ब्रिगेडियर हरिचंद साहब का। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। बहुत बहुत आपका जो पिछला एपिसोड था बहुत एजुकेटिव था। इनफैक्ट बहुत अच्छी फीडबैक हमें आई लोगों से जिन्होंने देखा है। आज हम उसके एक स्टेप आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि जब भी हम जवान या एक आर्मी सोल्जर को देखते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसको भी बिलोंग करता है। जब उस जवान का शहादत हो जाती है और नारी वीर नारी हो जाती है तो सबसे पहले आप ये बताएंगे हमें कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं जो और बेटर की जा सकती हैं उन तरीकों को। जो हमारी यूनिट्स होती हैं उनमें एक शहीद जो होता है उसका दर्जा बहुत ऊंचा होता है, चाहे वो अफसर है, JCO है या सिपाही है। उसके फ़ोटो जो है यूनिट के अंदर टांग के रखे जाते हैं और अच्छी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है उसी के अंदर छोटी छोटी, जैसे कंपनी हो गई, उसकी जिस कंपनी में था क्वार्टर गार्ड होता है और जब कोई VIP आता है हम बहुत गर्व के साथ में उसको उसकी फ़ोटो दिखाते हैं कि ये हमारा शेर है जिसने इस देश के लिए जान दी। बहुत ऊंचा दर्जा है। तो यूनिट की तरफ से जो उनको मिलना है जवान को, यानी प्रोग्रेस करने होते हैं केस, वो यूनिट की जिम्मेवारी होती है। और उसमें क्या है, कुछ केसेस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्मी हेडक्वार्टर के साथ में और कुछ केसेस जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में प्रोसेस करने होते हैं। यूनिट का मैं बाकी चीज़ों पे नहीं बोलूँगा क्योंकि एक सेट प्रोसीजर है, लेकिन एक दो जो चीज़ें मैंने अपने टेन्योर के दौरान में देखी और जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि इसको नोट किया जाए और उसको सही ढंग से लगाया जाए कि यूनिट को जो स्टेट है उसके जो उसकी तरफ से वेलफेयर मेजर्स हैं या जो कुछ मिलना होता है जवान को, उसके बारे में जानकारी तो होती है, रूटिंग उनको करेक्ट से पता नहीं चलती। मैंने इसके लिए 2-3 बार अपने टेन्योर के दौरान में वेस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न कमांड दोनों को, जो दोनों के GOC साहब हैं, आर्मी कमांडर साहब हैं, उनको DO लेटर भी लिखा है कि जब भी यूनिट का रिप्रेजेंटेटिव घर में आता है, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे जवान का सामान देना है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना, लास्ट में परिवार के साथ मिलते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ये जो यूनिट का रिप्रेजेंटेटिव, कोई क्लर्क भी हो सकता है या पढ़ा लिखा कोई जवान या NCO हो सकता है, JCO हो सकता है, वो आके हमारे सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में मेल मिलाप करे और उसके बाद में जहाँ जहाँ उसको पत्र लिखना है वो करेक्ट एड्रेस को नोटिफाई करे कि किस एड्रेस पे जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए। गलती सिर्फ इतनी होती है कि वो गलत एड्रेस को चले जाते हैं। जिस तरह से जो आपको मिलता है एक्स ग्रेशिया, जो 5 लाख रुपया हमें JNK में मिलता है जो जवान शहीद हो जाता है, उसको वो या तो हमें एड्रेस कर देते हैं
या वो गलत जगह पे भेज देते हैं, जिससे वो केस अटक जाता है, डिले हो जाता है। उसी तरह से जो SRO 43 की नौकरी है वो जानी चाहिए कंसर्न DC को, वो गलती से या तो हमें भेज देते हैं या सेक्रेटरीट में भेज देते हैं, जिससे दोबारा वो केस जो है घूमना शुरू हो जाता है। तो यही एक मेरी वो है, क्योंकि मैं एक आर्मी मैन होने की वजह से हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आर्मी की, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मुझे पता है कि उन लोगों को कंसर्न है, लेकिन सिर्फ बाकी चीज़ों के बारे में जो आर्मी हेडक्वार्टर के साथ में सही रहती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में है, मेरी गुजारिश है कि उसके लिए ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिस या राज्य सैनिक बोर्ड जो हेडक्वार्टर होता है, इसमें जाके मिलाप करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो केस सही होते हुए भी करेक्ट एड्रेस ही नहीं है, इस वजह से घूमते रहते हैं। तो इंटेंशन सही है होती है यूनिट की हमेशा, हाँ जी, लेकिन कार्रवाई में थोड़ा सा गलती हो जाती है। तो सर नेक्स्ट जो एक आर्मी से निकल के जब विधवा पे देखते, एक वीर नारी को हम देखते हैं, तो नेक्स्ट आती है उसकी फैमिली, और उससे जुड़ा होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो साइकोलॉजिकल जो एंगल है सर एक वीर नारी के लिए, जो हमने लास्ट टाइम उन्होंने काफ़ी विस्तार में बताया कि उनको ट्रॉमा हो जाता है, इतने 45% से ज़्यादा जो नारियाँ हैं वो उससे ट्रॉमा से ग्रस्त होती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सही अप्रोच रहेगी फैमिली की और साइकोलॉजिकली उनको सपोर्ट करने के लिए? हाँ जी, इसके बारे में हमने पिछली बार भी बात की थी, तो उसके बारे में मैं अपनी रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। रिकमेंडेशन वो होनी चाहिए जो कि प्रैक्टिकल है, जिसको किया जा सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी है। अगर ये कह दिया जाए कि सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट करेगा, तो हमारे पास उस तरह के ट्रेंड मैन पावर नहीं है। तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं JNK का स्पेसिफिक बात करता हूँ, हमारी आर्मी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, और उसमें भी कोर हेडक्वार्टर एक ऐसा हेडक्वार्टर है जहाँ पे उनकी कैपेबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स हैं और वाइफ हैं, इनमें आपस में जो शुरू में एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो उसके लिए जो कोर हेडक्वार्टर लेवल पे इनको एक काउंसलिंग सेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वीर नारियाँ हैं, वीर माताएं हैं, उनको शुरू में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलता है, उन्होंने क्या करना है उसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है। तो ज़रूरी है कि शुरू के टाइम में कोर हेडक्वार्टर लेवल पे ये अच्छी तरह कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सारे एरिया भी कवर हो जाएंगे, इनको वहाँ बुलाया जा सकता है। और आर्मी क्योंकि हमारे खुद के जवान हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट को या हायर कर सकते हैं या उनके पास अवेलेबल भी होते हैं, तो उनको बुला के और उनको कुछ चीज़ों के बारे में, एक जो ट्रॉमा है, जो दे हैव अंडरगॉन ए ट्रॉमा, यानी ये जो शॉक लगता है जब किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, मेंटल स्टेबिलिटी देने के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए। और कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो माँ बाप और वीर नारी दोनों को समझा सकते हैं, क्योंकि मैं ये काफ़ी दिनों से ट्रेंड देख रहा हूँ कि आपस में तकरीबन आधे एक साल के बाद थोड़ा सा फ्रिक्शन हो जाता है पेंशन के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। तो इसके ऊपर थोड़ी जानकारी देनी चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन वीर नारी और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके बीच में कैसे किया जा सकता है, उनको क्या क्या अथराइज है, उनको क्या क्या मिलेगा, किस तरह से जो पैसा गवर्नमेंट देती है उससे उनकी ज़िंदगी जो है आगे, उनमें उसके किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ना माँ बाप को और ना वीर नारी को। ये उनको समझाना ज़रूरी है, और ये रिश्तेदार नहीं समझा सकते हैं, ये समझा कोई दूसरी एजेंसी है। हम लोग तो बताते ही बताते हैं, लेकिन एक सेशन के तौर पे ये बताया जाए दोनों पार्टीज़ को बुला के, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़े होते हैं इन्हीं दोनों पार्टीज़ में होते हैं, उनको बुला के एक जगह बिठाना ज़रूरी है। उसके बाद लीगल राइट्स के, एक जो नारी है उसके लीगल राइट्स क्या क्या हैं वीर नारी के, और पेरेंट्स को उसमें क्या क्या उनको हेल्प करनी चाहिए, प्रॉपर्टी और उससे लैंड से जुड़े हुए किस्से हैं, जिसके ऊपर मैं आपको ये यहाँ बताना चाहूँगा कि ये इतना सीरियस मामला है और इस तरह की चीज़ है जिसमें काफ़ी वीर नारियाँ उसमें अपना हक भी नहीं मांगती हैं। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को भी इसके ऊपर सीरीज़ ऑफ लेटर्स लिखे हैं और बताने की कोशिश की है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए और रूल्स में चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये काफ़ी ऊंचे लेवल का काम है, इसलिए मैंने उनको ये लेटर एड्रेस किया है। फिर उसके बाद है जी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो आर्मी की यूनिट जो है, इस तरह से जब एक सेशन चलता है, काउंसलिंग सेशन चलता है, तो वीर नारी के मन में ये आता है कि कोई है जो उनके साथ में है और हमेशा उनके साथ में रहेगा। और ये इसमें कोई दो राय भी नहीं है, आर्मी जो हमारी है वो अच्छी शहीदों के परिवारों की देखभाल करती है, लेकिन ये बताना भी पड़ता है, सिर्फ होने से नहीं बताना पड़ता है।
तो उस समय ये बताया जा सकता है किस किस चीज़ के लिए कहाँ हेल्प कर सकते हैं। फिर हेल्पलाइन नंबर जो उन्होंने एस्टेब्लिश किए होंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस नंबर पर रिंग कीजिए, ये हमारे राज्य सैनिक बोर्ड के अलावा ये जो हेल्प की जा सकती है ये मैं बता रहा हूँ। और उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए मैं कई बार आर्मी के अथॉरिटी से मिल चुका हूँ और इसके ऊपर हमारी विचार हो चुकी हैं कि बच्चों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उनके कैरियर के लिए आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी किस तरफ से किस जगह पे ले जाना चाहिए उनको। क्योंकि जो बाप होता है वो तो घर में देख लेता है और वो दाएँ बाएँ से इन्फॉर्मेशन ले आता है। एक बार जो फादर है उसकी डेथ हो जाए तो ये काम अगर एक्सपर्ट कर सकें, अब हमारे पास जैसे आपको पता ही है आर्मी पब्लिक स्कूल की चेन है यहाँ पे, और मैं हमारे कर्नल शाही साहब हैं उनकी टीम को लेके मैं कई बार ये APSS में गया हूँ। वो इकट्ठे 8-10 स्कूलों को वहाँ बुला लेते हैं, फिर हम बच्चों को बताते हैं कि आगे के कैरियर में क्या किया जा सकता है और उसके अलावा फौज में सिपाही भर्ती होना और अफसर बनना, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। तो उसी प्रकार की जानकारी हमारे यहाँ APS के माध्यम से, मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ये क्वेश्चन है कि हम किस तरह से उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए और ये ध्यान देते हुए कि हमारे जो वीर परिवार हैं उनको किस तरह से हेल्प की जा सकती है। तो ये सब किया जा सकता है बगैर टैक्सिंग जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं लगेगा, रिसोर्सेज नहीं लगेंगे। रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो मैं समझता हूँ आर्मी ये हेल्प जो है इनको कर सकती है। बिल्कुल सर। और जो खासकर यंग विडोज़ हैं, एक टैबूस आता है कि लोग कहते हैं देखो जी इसकी शादी हुई और हमारे बेटा जो शहीद हो गया, जब उसकी डेथ हो गई, तो इश्यूज़ हैं। आपने सही कहा सर कि ये जो बाहर की एजेंसी जिस पे लोगों को ट्रस्ट है जैसे कि आर्मी है, अगर वो इशू को एजुकेट करेगी फैमिलीज़ को तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सर फिर भी पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि ये एक चीज़ है जिसको साइकोलॉजिकल एंगल से देखें, किसी से देखें, इसको एक स्टडी वारंटेड है। आपको नहीं लगता कि एक जो भी सरकार कदम उठाए आगे, जो अथॉरिटीज़ कदम उठाएं, एक स्टडी की जाए, या स्टडी जो हुई हैं जिसके बारे में आप कुछ बताएंगे और उसके ऊपर हम जो उसके निष्कर्ष निकल के आते हैं तो इस सिचुएशन को, क्योंकि पूरे पैन इंडिया प्रॉब्लम है, इनफैक्ट पूरे दुनिया की, जहाँ आर्मी है वहाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा सेटअप सोसाइटी कुछ अलग है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है साइंटिफिक स्टडी के बारे में? देखिए, पिछली बार मैंने बताया था कि फरवरी 2018 में एक स्टडी जो पंजाबी यूनिवर्सिटी से पब्लिश हुई थी, उसमें पंजाब की वीर नारियों के बारे में उन्होंने एनालिसिस किया था। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी, क्योंकि अभी मैं बोल नहीं सकता, प्री मैच्योर है, हमारे यहाँ भी एक स्टडी हुई है, लेकिन उसके बारे में अभी यहाँ बोलना ठीक नहीं रहेगा, जो एक छोटे लेवल पे हुई है। मैं सोचता हूँ क्योंकि वीर नारियाँ जो हैं हमारे हर प्रदेश से, देश के हर स्टेट से ये वीर नारियाँ आती हैं, तो मुझे इसमें दोबारा जब मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूँगा, जो मैंने अभी कुछ वजह से नहीं जा पाया, उसमें मैं ये मेंशन करूँगा कि सेंट्रल लेवल पे एक स्टडी की जाए जिसमें सारी स्टेट्स को कवर किया जाए और वीर नारी की जो समस्याएं, क्योंकि समस्याएं हैं, और समस्याएं जैसे पिछली बार भी हमने डिस्कस किया, पैसे की समस्या नहीं है या उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ की समस्याएं नहीं है, ECHS वगैरह काम करता है। समस्याएं ज़्यादा जो हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल पे और जो स्टेट गवर्नमेंट से उनको डील करना है उसके ऊपर है। तो इसके ऊपर एक स्टडी की जानी चाहिए और उसके मुताबिक ही ये गाइडलाइन बन जाती है, जिसके बेस पे फिर हम इनको ज़्यादा अच्छा हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सही, अप्रोच सही होगी तो निष्कर्ष अप्रोच सही होगा। दूसरा ये होता है कि जब हम वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर एक होता है वेलफेयर मेजर, दूसरा होता है एक्चुअल वेलफेयर। अभी जब हम वीर नारियों को किसी फंक्शन में बुलाते हैं, अच्छी बात है, हम उनको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, उनको कुछ वो तोहफा वगैरह भी दिया जाता है, लेकिन ये छोटा सा वेलफेयर का हिस्सा है। ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जब वो उस फंक्शन से निकल के बाहर आती हैं, सोसाइटी के बीच में आती हैं और अपने गांव में वापस जाती हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मिलती हैं, उस समय उनकी तरफ किस नज़र से देखा जाता है, उनको कैसे हेल्प की जा सकती है, वो मुद्दा है। और मुद्दा ये नहीं है कि उनको पैसे की कमी है, उसके अलावा सोसाइटी उनको कैसे देखती है। हमारे बच्चे जो हैं, क्या उनके स्कूल के बच्चे हैं वो उनको रोल मॉडल की तरह देखते हैं या नहीं देखते हैं, या देखते हैं कि एक ऐसी विडो है जिस बेचारी को हर जगह तकलीफ है। तो ये जो सोच है, इसको दूर करने की बात हम जितना भी हमने अभी तक डिस्कस करेंगे, जो लास्ट में भी बताऊंगा, ये हमने सोचना है कि हम अपनी वीर नारियों का एक्चुअल वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, उनको इज्जत कैसे दे सकते हैं। और इज्जत कुछ सामान बांटने से नहीं होती है, वो होती है उनकी हेल्प करने से जब ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे लिंक होती है सर सोसाइटी का रोल, जो कि आप ऑलरेडी टच कर रहे हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि पैसे कम नहीं, पैसे ज़्यादा होना एक इशू हो जाता है एक वीर नारी के लिए, जो एजुकेटेड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, उसके पास सडनली
जब 1 करोड़ के आसपास पैसा आता है तो समझ नहीं आती कि अगर एक्सपर्ट करने वाले बड़े होते हैं। तो सर सोसाइटी का जैसे अभी आपने बोला कि एक यस उनको रिकग्नाइज़ करो, फैसिलिटेट करो, लेकिन उसके ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको जहाँ ज़रूरत है उनकी साइकोलॉजिकली उनकी हेल्प की जाए। इसके अलावा और सोसाइटी का आप क्या देखते हैं? हम सब सोसाइटी के हिस्से हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ आर्मी की जिम्मेवारी है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेवारी है, डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेवारी है? हम सब एक इंडिविजुअल के तौर पे इस देश को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। कोई देश अच्छा नहीं होता कि उसका प्राइम मिनिस्टर अच्छा है या प्रेसिडेंट अच्छा है। ये देश इससे अच्छा बनता है कि उसके सिटीजन्स इंडिविजुअली सभी अच्छा सोच रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं। ये क्योंकि वो जिसको कहा जाता है एक आदमी का काम नहीं, हम सबका इकट्ठे का काम है। जब मैंने यहाँ टेक ओवर किया था 2015 में सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो कुछ देशों के बारे में कुछ चीज़ें मुझे सुनने को मिली, जिसमें से मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि रशिया में न्यूली वेड कपल जो हैं वो जहाँ जवान शहीद हुए, जहाँ वो रेस्ट कर रहे हैं, जहाँ उनको दफनाया जाता है या उनके लास्ट राइट होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। वो इसलिए कि वो कामना करते दिल में कि जो हमारा बच्चा पैदा होगा वो एक वीर सैनिक होगा। जब आपको पता ही है, जब जनरल जोरावर सिंह जब शहीद हुए तो उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, क्योंकि जो एडवर्सरीज थे लद्दाखी थे वो उनकी डेड बॉडी के टुकड़े काट के ले गए। क्यों? बहादुर का शरीर है और वो उसको एक गुड ओमेन करके अपने तावीज़ पहनाते हैं बच्चों के कि बच्चा बहादुर होगा। अगर बाकी के लोग इतनी हमें अच्छा समझते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारे जो सोसाइटी जो है वो इस तरह की सोच रखे। तो इसके ऊपर मैंने कुछ काम शुरू किया था। पहले तो हमारे यहाँ पे फ्लैग डे नहीं मनाया जाता था। 1953 में हमारा बोर्ड बना है, उसको मैंने सबसे पहले उसको शुरू किया। ये कैसे हो सकता है एक सोसाइटी JNK में लोग वीरों के नाम पे उनके आंखों में आंसू नहीं आते, कोई उनको याद नहीं दिलाता। तो वो पहला काम शुरू किया कि हमने फ्लैग डे मनाना है। दूसरा ये है कि जो हमारी वीर नारियाँ, इनके घरों में आपको पता ही है थोड़े 10 दिन के बाद में कोई जाता नहीं। हमने अडॉप्शन का सिस्टम शुरू किया। मैंने कुछ NGOs को रिक्वेस्ट की और मुझे बहुत खुशी होती है। ये बताने की बात है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया जिस तरह से हमारे कुछ का नाम ले हुआ, इनर व्हील क्लब, रोटरी इलीट जम्मू, SS जैन सभा, फिर जैन महिला मंडल, और उसके बाद अभी एक नई ऑर्गेनाइजेशन नेशनल करप्शन सेंटर एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा हम जुड़ेंगे, हम इनको अडॉप्ट करेंगे। फैमिलीज़ को अडॉप्ट करना, उनको बताना क्या करना है क्या नहीं, बच्चों को एडवाइस करना, उनको एहसास देना कि देश आपके साथ में है। तो इस तरह से हमें अगर कुछ काम करते हैं तो उनको लगना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में बाकी भी चीज़ें हैं, वो जो मैं इसके बाद बताऊँगा। लीगल, जहाँ वो लीगल मामलों में फंस जाते हैं इस तरह की फैमिलीज़, क्या हम उनको कोई प्रायोरिटी देते हैं? कोई हमारे पास रूल है इस तरह का? अगर नहीं है तो ये तो कोर्ट के चक्कर ही काटते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए। उसके उसी तरह हमारी रेवेन्यूज अथॉरिटी है। वीर नारी इसको जब उनके दफ्तर में जाती है, बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। श्रीनगर में डिवकॉम ने एक हुक्म पास किया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है और DC प्रायोरिटी पे वीर नारी को कवर करता। काफ़ी मैंने वहाँ अभी सुना है प्रोग्राम, पिछले 4-5 महीने से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए। इस तरह की सोच चाहिए, इस तरह का इनिशिएटिव चाहिए, जिससे वीर नारियाँ जो हैं वो तो चलो उससे लाभ ले रही हैं। सोसाइटी का क्या, लोग देखते हैं, कोई बच्चा देखेगा कि इनको इज्जत क्यों मिल रही है कि ये वीर नारी है, वो भी कहता अच्छा मैं भी फौज में जाऊँगा, इज्जत मिलती है। हमें इस तरह का एक माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है। और लास्ट में एक पॉइंट मैं बता रहा था कि एक हमारा पब्लिक ओपिनियन होता है। हमने कुछ चीज़ों में पब्लिक ओपिनियन बनाना है। मैं एक ऐसे उसको रेटलेट करूँगा कि कुछ कहाँ चीज़ें हैं जिनको हमें ठीक नहीं लगा। सैनिक कॉलोनी 1990 से 2 सैनिक कॉलोनी एक्स-सर्विसमैन लीग के अंडर में बन रही थी। अभी तक उसमें अड़चने आ रही हैं और अड़चने पूरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है, समाज को एक अच्छा सिग्नल नहीं जाता है। उसी तरह से हमारी वारविडो कॉलोनी सैनिक कॉलोनी के पास थी, उसके जो 4 प्लॉट्स हैं वो ऑक्यूपाई कर लिए हैं लैंड माफिया ने। अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो अगर दोबारा रेवेन्यू ने कुछ करना है, ये सिग्नल ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 26 जनवरी को हमारी वीर नारियों का फेलिसिटेशन बाकी स्टेट्स में बहुत जोर शोर से होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा कितनी फिगर्स होती होंगी सर एक साल में अगर फैसिलिटेट करना पड़े? जैसे कभी 2 साल पहले 17 थी, पिछले साल 8 थी। तो बड़ा मैनेजेबल है। मतलब एवरेज में कह रहा हूँ 8 से 10 का होता है। तो हमारे पास फ्लैग डे फंड है, गवर्नमेंट का फंड है, उसमें से ये देने से एक मैसेज आता है। उसी तरह वीर नारियों को गवर्नर साहब के घर में बुलाना हमने शुरू किया था। बीच बीच में ये काम थोड़े से अटक जाते हैं। स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हमारे कर्णधार हैं।
आगे वही उन्होंने जाके इस देश को चलाना है, उनको मौका देना चाहिए। ये प्रोग्राम मैंने फ्लैग डे में शुरू किया था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के साथ मिलकर, जो अभी बंद हो गया, कि उनके घर में जाएं और उसके बाद ऐसे कंपटीशन कराया स्कूल ने, उसको हमने इनाम दिया, फिर गवर्नर साहब ने इनाम दिया उनको जब हम फ्लैग डे का फंक्शन फाइनल फंक्शन करते थे। उसके बाद स्कूल के बच्चों का एक कंपटीशन कराया गया पैट्रियोटिक सॉन्ग का, पैट्रियोटिक पेंटिंग का, जिसके अंदर बच्चे फिर और स्कूल के प्रिंसिपल्स आके स्टेज पे गवर्नर साहब से प्राइज़ लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप करोगे एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक मैसेज जाता है और एक माहौल बनता है, वो माहौल बनाने की ज़रूरत है। और उसके बाद अलग अलग टाइम पे हमारे वेलफेयर जितनी ग्रांट्स हैं उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और आरएसपी की मीटिंग हमारी होती है सैनिक बोर्ड की हर साल, पिछले 2 साल से नहीं हुई, जो गवर्नर साहब चेयर करते हैं, गवर्नर साहब चेयर करते हैं, वो नहीं हुई है, वो होनी चाहिए। उसी में ये सारे पॉइंट डिस्कस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक प्रकार से हमें करनी है। अब पंजाब में जैसे हमारे SRO 43 की नौकरी जो दी जाती है शहीद के परिवार में से एक को, ज़्यादातर वीर नारी को दी जाती है, हम उसको देते हैं SRO 43 में, जिसके अंदर में यह है कि अगर वो यहाँ शहादत नहीं हुई JNK में, उसको मिलती नहीं है, अगर मिलिटेंसी में नहीं हुई नहीं मिलती है। हमें एग्जाम्पल लेने चाहिए दूसरी स्टेट से, जैसे पंजाब में ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड वर्ड यूज़ किया उन्होंने, देखिए कितनी इज्जत है, नौकरी तो दे रहे हैं, ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड बोल रहे हैं उसको, और बड़ी शान के साथ DC साहब खुद आके घर में वो नौकरी ऑफर करता है। इस तरह के कुछ हमें चीज़ें करनी है जिससे दिल से हमारी वीर नारियों को लगे कोई है। अगर पति चला गया तो बाकी उसकी यूनिट है उसकी देखभाल करने के लिए, समाज है उसकी देखभाल करने के लिए, गवर्नमेंट है उसकी देखभाल, ये एहसास दिलाना पड़ता है। 26 जनवरी की परेड में उनको इज्जत देंगे, ये एहसास उनके अंदर जो आएगा उससे उनको लगेगा कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ जिसमें एक देश भावनात्मक तौर से इन परिवारों के साथ में जुड़े, जिससे कल देश का जब रक्षा करने के लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, एक की जगह 50 आने चाहिए, और ये ना हो इनकी हालत देख के बोलेंगे कि हमने नहीं जाना है। तो ये थोड़ा सा मैं कहना चाहता था। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत एजुकेटिव रहता है आपके साथ सेशन। हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। तो हमने देखा कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि सोसाइटीज़ के बहुत सारे लेवल्स हैं, फैमिली से शुरू करके ऑर्गेनाइजेशन जो आर्मी है, फिर सोसाइटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, हर लेवल पे ज़रूरत है एक जागरूकता की, और सबसे ज़्यादा उससे भी शायद ज़रूरत है सोसाइटी को अवेयर करने की, जिसके लिए जिनको काफ़ी मेजर्स, काफ़ी स्टेप्स ब्रिगेडियर साहब ने सजेस्ट किए हैं। मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, चाहे वो स्कूल के अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो इनका थोड़ा संज्ञान लेंगे और जिस लेवल पे जो काम हो सकता है बिना उस एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर का वेट किए हुए, हमें वो जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।